हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ कंसोलिडेशन। और आज हम इसमें करने वाले हैं, हमने एडजस्टमेंट 1 कर दिया है फेयर वैल्यू। ठीक है, उसमें क्या था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्लस करना था, क्या, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी प्लस फेयर वैल्यू, है ना। और क्या था स्टेप, मतलब स्टेप नंबर 2 में डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ रिपोर्टिंग, करेक्ट, ये करना था। यहां तक हमारा हो चुका है। अब हम लोग एडजस्टमेंट 2 करने वाले हैं। क्या टू एडजस्टमेंट 2 है हमारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखो शांति से सुनना पहले मेरी बात। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तीन तरीके के, आपके सिलेबस में दो तरीके के हो सकते हैं। कितने? दो तरीके के। सबसे पहले कैश पे। क्या किया आपने? सिंपली कैश दिया, शेयर्स ले लिए, कैश दिया, शेयर्स ले लिए, मतलब कैश दिया और कंपनी का हिस्सा ले लिया। तो दिस इज कैश पे। अब दूसरा है शेयर्स एक्सचेंज। क्या है? मतलब सुनना, इधर सब्सिडरी, देखो ये होल्डिंग है, ये सब्सिडरी है, ये रिया है और ये वो कंपनी है दूसरी सनफ्लावर का। अब क्या हुआ, रिया ने रिया ने सनफ्लावर के शेयर्स लिए। हम्म ऐसा हुआ कि रिया ने सनफ्लावर के 60% शेयर्स ले लिए। ठीक है, टोटल सनफ्लावर के पास 10,000 शेयर्स थे। एक सेकेंड, जस्ट मिनट। तो सनफ्लावर के मैंने कितने परसेंटेज शेयर्स ले लिए, मतलब 10,000 शेयर्स है और मैंने 60 शेयर्स ले लिए, मतलब मैंने 6,000 शेयर्स ले लिए। तो अब सनफ्लावर क्या बोलता है, देख तूने मेरे शेयर्स लिए तो काम कर, तू भी मुझे तेरे शेयर्स दे। अगर तूने मेरे शेयर्स लिए ना तो मुझे तेरे शेयर्स दे। देखो अब ऐसा नहीं होगा कि वो 6,000 है तो मैं भी मेरे 6,000 दे दूंगी, नहीं। ऑफ कोर्स मेरी कंपनी बहुत बड़ी होगी, अगर इसकी शेयर प्राइस $5 होगी ना तो मेरी कंपनी, क्योंकि मैं होल्डिंग हूँ, अगर होल्डिंग हूँ मतलब मैं अमीर हूँ, राइट, अमीर हूँ मतलब मैं उसकी कंपनी इसीलिए खरीद रही हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे है। तो ऑफकोर्स मेरी कंपनी की प्राइस फॉर एग्जाम्पल $15, एक शेयर की प्राइस $15 है। ठीक है, तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रही थी कि आप एक कंक्लूजन में पहुंचो कि अभी मैंने ऐसा बोला कि मैं 5 शेयर्स मैंने सनफ्लावर के लिए और उसके बदले में मैंने सिर्फ एक ही शेयर दिया, मैंने रिया कंपनी का सिर्फ एक ही शेयर दिया। तो सनफ्लावर के टोटल मैंने कितने शेयर्स लिए? 6,000। तो 6,000 के बदले में कितने शेयर्स में दूंगी? आया समझ में? जैसे कि देखो ये थोड़ा धीरे समझ में आएगा पर आएगा। 5 शेयर्स के बदले में एक शेयर एक्सचेंज किया, तो 6,000 शेयर के बदले में कितने शेयर्स एक्सचेंज करूंगी, मुझे ये देखना है। तो कितने शेयर्स एक्सचेंज हो गए देखो, 6,000 डिवाइड बाई 5, 1,200 शेयर्स। मतलब मैं, रिया कंपनी कितने शेयर्स दे देगी अपने? 1,200 शेयर्स दे देगी। डन है? डन। 1,200 शेयर, और रिया कंपनी का शेयर प्राइस कितना है? $15 था। तो $15 मतलब 1,200 इंटू 15 कितना? 18,000। डन। कोई डाउट है यहाँ पे? डन गाइस? ओके, तो आपको आई होप तो समझ में। अभी हम एक सम करते तो और अच्छे से आइडिया आएगा। देखो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। कैलकुलेट द फेयर वैल्यू, क्या लिखा है ध्यान से समझना। कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड बाय होए टू एक्वायर कंट्रोल ऑफ स्पेड and state the accounting entries required to account for increase in share capital and share premium. Guys, pay attention. Pay attention. सबसे पहले तो हुए कंपनी acquired 75% interest in equity share capital of Spade on 1st January 2006। मतलब 1st January 2006 को एच ने एस को कितना परसेंट एक्वायर किया है और उसमें क्या कर दिया, इमीडिएट कैश पेमेंट दे दिया 1.80 का। क्या दे दिया? कैश पेमेंट। मतलब क्या मैम? मतलब फ्रेंड्स, जितने शेयर्स लिए उसका 1.8 का पेमेंट कर दिया। मैं चेक करती हूँ कितने शेयर्स लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस कैश तो दे रहा है, प्लस वो एग्रीड टू इशू 2 शेयर इन एक्सचेंज फॉर एवरी 3 शेयर। मतलब हर 3 शेयर के बदले में, कितने शेयर के बदले में? 3 शेयर के बदले में 2 शेयर देगा। ठीक है, देखो होल्डिंग क्या बोल रहा है, होल्डिंग बोल रहा है सब्सिडरी को, देख मैंने तेरे 3 शेयर लिए ना,
ये सब्सिडरी को बोल रहा है। मैंने तेरे 3 शेयर लिए ना, तो मैं तुझे 2 शेयर दूंगा। मैंने तेरे 3 शेयर लिए तो मैं तुझे 2 शेयर दूंगा, ठीक है। पहले एक तो ये बात। अब एट द रेट ऑफ एक्विजिशन पेड हैड 2 मिलियन इक्विटी शेयर। कितना मिलियन इक्विटी शेयर है? 2 मिलियन इक्विटी शेयर है। तो 2 मिलियन इंटू 75%, कितना? 15 लाख आंसर है, ठीक है। मतलब मैंने 15 लाख शेयर्स इंटू इंटू ये 1.80 कैश दिया है, ठीक है। इंटू 1.80 विच इज 2700। डन। डन गाइस। आई होप सो आपको ये समझ में है। अब शेयर एक्सचेंज, मैंने कितने शेयर्स लिए इसके? टोटल 15 लाख। मैंने 15 लाख शेयर्स लिए हैं। अब इन टू 2 डिवाइड बाई 3, मैंने टोटल 1 मिलियन शेयर्स पे करे। अब देखो 1 मिलियन शेयर्स पे किए। अब ध्यान से सुनना, होल्डिंग दे रहा है ना, तो होल्डिंग की शेयर प्राइस आएगी, क्योंकि होल्डिंग अपने शेयर दे रहा है, रिया अपने शेयर दे रही है। तो कितनी है होल्डिंग की प्राइस? 3 है। कितनी है? और 1 क्या है? शेयर कैपिटल 1 है, मतलब नॉमिनल वैल्यू 1, और जो बाकी का बचा वो शेयर प्रीमियम होता है। तो 3 में से 1 इज योर शेयर कैपिटल एंड 1 इज योर शेयर, सॉरी 2 इज योर शेयर प्रीमियम, ठीक है। तो फ्रेंड्स, शेयर कैपिटल कितना और शेयर प्रीमियम कितना है ना? तो 1 into 1 million is equals to 1 million, and 2 into 1 million is equals to 2। तो मेरा टोटल आंसर 2, 3, 4, 5 5,70,000 आ रहा है। डन है। ये मेरा टोटल आंसर आया। किसी को कोई डाउट है? देखो यार, एक चीज समझो, बहुत ही समझ के करना है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है? शेयर एक्सचेंज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये आपके एमसीक्यू में 2 मार्क का आ सकता है, ठीक है। ये आपके एमसीक्यू में 2 मार्क का आ सकता है। आप इसको पॉज करो, वीडियो को अच्छे से ये सम करो और फिर आगे बढ़ो। ओके, डन गाइस। ओके, तो मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट विच इज इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग। एडजस्टमेंट 4। कुछ नहीं करना, इसमें होता क्या है सुन। ये है होल्डिंग और ये है सब्सिडरी। अब ये दोनों क्या थे? होल्डिंग सब्सिडरी से पहले ये दोनों बिजनेस में एक दूसरे से गुड्स एक्सचेंज करते थे। मतलब ये इससे कभी परचेस करता था तो ये कभी इसको इससे परचेस करता था, ये कभी इसको सेल करता था तो ये कभी इसको सेल करता था। तो पता है कहते हैं हिसाब रह जाता है। देखो जैसे कि होल्डिंग के रिसीवेबल्स में ऐसा था कि सब्सिडरी से $1,000 लेने बाकी है, और सब्सिड मतलब आप समझो होल्डिंग का रिसीवेबल्स और सब्सिडरी का पेबल्स। तो रिसीवेबल्स ऑफ होल्डिंग प्लस ये सब्सिडरी का रिसीवेबल्स, सब्सिडरी का पेबल्स प्लस होल्डिंग का पेबल्स। डोंट यू थिंक ये भी तो नलीफाई हो गया है? मतलब ये तो हट जाएगा। ये बहुत इजी है, ये वाला ट्रांजैक्शन बहुत 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 इजी है। क्या वो एडजस्टमेंट नंबर 4। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 फ्रेंड सिंपली ये कहता है रिसीवेबल्स में से माइनस और पेबल्स में से माइनस कर देना है, बस। क्या बोला मैंने? फिर से, रिसीवेबल्स में से माइनस और पेबल्स में से माइनस कर देना है। क्या जो भी अमाउंट एक दूसरे को देना बाकी है वो। ओके, तो लेट्स लेट्स सी क्या सम बोल रहा है ये वाला। देखो पहले तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कंसोलिडेटेड। ये नहीं, हमको तो पूरा बैलेंस शीट ही बनाना है। हमको तो पूरा बैलेंस शीट ही बनाना है, हम पूरा बैलेंस शीट बनाए। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सम। क्या लिखा है यहाँ पर? सबसे पहले पी एक्वायर्ड एस ऑन 1 जुलाई 2005 एंड द एस मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन का रिटेन अर्निंग दे दिया है। कितना पैसा दिया है? 3,500। नाउ फ्रेंड्स पे अटेंशन, यहाँ पर क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पर? 8,000। क्या यहाँ पर ऐसा लिखा है इन्वेस्टमेंट इन एस? क्या यहाँ पर ऐसा लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा है तो नहीं लिखा है ना।
तो अगर यहाँ पे नहीं लिखा है तो आपको एक चीज पता चलनी चाहिए कि पूरा का पूरा अमाउंट एस का नहीं है। ये 8,000 में से सिर्फ और सिर्फ 3,500 ही एस का है। मतलब मैम क्या बोलना चाहते हो? मतलब फ्रेंड्स, जो भी बचा वो इन्वेस्टमेंट हम लिखेंगे। मैंने अभी तक आपको ऊपर ये सिखा है कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते, पर आपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने ऐसा बोला था सब्सिडरी का इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते हैं और उसके बदले में हम गुडविल लिखते हैं। मैंने ऐसा बोला था, मैंने ये नहीं बोला था कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं लिखते। तो ये ध्यान से सुनना, समझना कि 8,000 जो है वो पूरा, मतलब दूसरी कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया होगा, किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करा हो सकता है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पर मैंने एस में कितना इन्वेस्ट किया है? 3,500। ओके, so now moving to our sum, friends, moving to our sum. P acquired 75% of S on 1st July when S retained earning was 1150. P paid 3,500 for its investment in S. ठीक है? At the reporting date, P recorded a payables to S of 400. मतलब क्या? इंट्रा, इसको इंट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन। At the date of acquisition, S लैंड कैरिड अमाउंट 2,500। देखो क्या था? जो लैंड की अमाउंट 2,500 थी, क्या बोल रहे हैं ये? जो लैंड की अमाउंट 2,500 थी, कितनी? 2,500। वो कितनी हो गई है? 3,750। वो कितनी हो गई है? तो कितने से बढ़ गई है? चेक करो कितने से बढ़ गई है। 1,250 से बढ़ गई है। यस, तो ये 1,250 का एक एडजस्टमेंट आएगा डेट ऑफ एक्विजिशन में प्लस और डेट ऑफ रिपोर्टिंग में प्लस। और एक है ये लैंड में, और एक प्लांट की वैल्यू भी दी है कि जो प्लांट की वैल्यू है वो 500 से बढ़ गई है। तो अगेन जो 500 है वो डेट ऑफ एक्विजिशन में प्लस और डेट ऑफ रिपोर्टिंग में प्लस। अब देखो फेयर वैल्यू मेथड ऑफ एनसीआई इज 1100। तो अगेन 1100 हम लोग क्या कर देंगे? गुडविल में ऐड, मतलब नॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और माइनस फेयर वैल्यू डेट ऑफ एक्विजिशन। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कितना है? आई थिंक 75 एंड 25। यस, स्टेप नंबर 2 इधर तो लिख लो ना साथ साथ में फिर। नेट असेट ऑफ सब्सिडरी क्या होगा यहाँ पे? डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ रिपोर्टिंग और पोस्ट। ठीक है, अब देखो डेट ऑफ एक्विजिशन में क्या है? 1,000। ओके, ये डेट ऑफ रिपोर्टिंग है, सॉरी, 1,000 3,150, राइट। तो रिटेन अर्निंग, शेयर कैपिटल तो दोनों में सेम होता है। रिटेन अर्निंग कितना होता है? 3,750, है ना। और डेट ऑफ एक्विजिशन का रिटेन अर्निंग कितना है? 1,150। तो डेट ऑफ एक्विजिशन में 1,150। अब मैंने जैसे आपको बताया फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एक लैंड का होगा और एक प्लांट का होगा, राइट। तो लैंड का एडजस्टमेंट कितना है फ्रेंड्स? 1,250। तो दोनों में ऐड हो जाएगा। यस, 1,250 1,250। और प्लांट का कितना है? 500 है, राइट। हम्म, चलो प्लस करो 1,000 3,900। 6,000 दोनों का डिफरेंस करेंगे हम लोग, जिस 2,600 का बाइफरकेशन होगा। अब जो ये बाइफरकेशन है वो होगा आपका 75 और 25% के बीच में। तो इट इज 1950 600, राइट गाइस। मैंने चेक कर लेते हैं 75 25 है ना भाई। 75। अब स्टेप नंबर 3 है मेरा गुडविल। तो गुडविल में आएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस एनसीआई माइनस फेयर वैल्यू डेट ऑफ एक्विजिशन।
माई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ओनली 3,500 फ्रेंड्स। मेरा एनसीआई कितना है? 1,100 and it is 3,900. It is 700 is my goodwill. Okay. And next is my step number 4, which is NCI opening plus post. Opening is 1,100, post is 650, then 1,100 plus 650 is 1,750. Okay. And last is my step number 5, which is retained earnings, which is opening retained earning. मेरा opening retained earning कितने का है? 8,300. कौन सा है वो? तो यहाँ पे हमारा पोस्ट प्रॉफिट कितना होगा? 1950. ओके, तो मेरा पोस्ट प्रॉफिट यहाँ पे होगा 8,300 प्लस 1950 विच इज 10,250. ओके, नाउ गाइस लेट्स मेक बैलेंस शीट. असेट, तो असेट में क्या आएगा? सबसे पहले लैंड आएगा. क्या आएगा लैंड में? होल्डिंग प्लस सब्सिडरी प्लस, हाँ कितना है फेयर वैल्यू? 3,900 है. कितना है फेयर वैल्यू ऑफ लैंड? 1,250 है. 1,250 है. चलिए लिखिए यहाँ पर कैसे करें. 4,500 plus 2,500 plus 1,250 is my land. Okay. Next is property, plant and equipment. Okay, plant and equipment कितना है? 2,400 plus 1,750 plus 500. Okay. फिर ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट क्या है आपका? इन्वेस्टमेंट्स है. इन्वेस्टमेंट हम लिखते हैं, हाँ, बट सिर्फ सब्सिडरी का इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते हैं. मतलब 8,000 माइनस 3,500, राइट? यस, माइनस 3,500. ओके, अब इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? गुडविल. गुडविल है मेरा 700. डन. तो ये हो गया हमारा इधर तक पार्ट. अब हम आते हैं करंट असेट्स पे. करंट असेट्स पे याद रखना रिसीवेबल्स और पेबल्स का एडजस्टमेंट है फ्रेंड्स. इन्वेंट्री हम लिखते हैं सबसे पहले. इन्वेंट्री है मेरा 3,200 प्लस 900 है ना. आपका रिसीवेबल्स कितना है? आपका रिसीवेबल्स है 1,400 प्लस 650. देन आपका बैंक 1,400 प्लस 650 पर माइनस क्या कर देंगे? -400 कर देंगे. ये वाला एडजस्टमेंट भूलना नहीं है ना. तो हम कर देंगे यहाँ पे -400. फिर हमारा बैंक कितना है? 600 प्लस 150. डन है. आई होप सो आपको समझ में आया ये. अब आप इसका टोटल करना आराम से बैठ के, तो आपका टैली हो जाएगा. ठीक है, ये हो गया लायबिलिटी असेट वाला. अब मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, आप थोड़ा छोटा छोटा लिखना, आप आराम से लिख सकते हैं एक पेज में ये पूरा. मैं इधर लिख रही हूँ लायबिलिटी. ठीक है, मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटी. तो सबसे पहले इक्विटी, किसका इक्विटी लिखते हैं हम? सिर्फ होल्डिंग का इक्विटी. तो कितना है होल्डिंग का इक्विटी? 5,000. ठीक है. रिटेन्ड अर्निंग किसका लिखते हैं हम? सिर्फ होल्डिंग का. स्टेप नंबर 5 विच इज 1,0,250. एनसीआई हम किसका लिखते हैं? एनसीआई स्टेप नंबर 4 का विच इज 1,750. ओके. देन क्या आपका नॉन करेंट लायबिलिटी कितना है? 4,000 प्लस 500 एंड करेंट लायबिलिटी है 2,800 प्लस 1,300 माइनस 400. ओके,
तो फटाफट मैं कैलकुलेशन कर लेती हूँ, एक बार टैली हो जाए बस। आप लोग अच्छे से इसको लिखना, क्योंकि आई होप सो अब आपने काफी सम्स कर लिए। 246 गाइस यहाँ पर 3150 है। ओके, कोई बात नहीं। अब इसका जो डिफरेंस है वो 600 से बस कम हो जाएगा, विच इज 5900। आप यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है। Here is 2000, it is 1500, and यहाँ पर it is 500। ओके, तो हम यहाँ पर सब चेंज कर दें। छोटी सी गलती और आपका पूरा का पूरा आंसर गलत। 9000 मतलब इन शॉर्ट लायबिलिटी साइड में जो आपका 600 का डिफरेंस था वो कवर हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया आपका 9800, और यहाँ पे आ गया आपका 1700। ओके, तो ये सब हमारा खत्म हो गया। इधर बस एक छोटा सा 7 और 1 का मिस्टेक था, ठीक है। तो आई होप तो आपको ये समझ आया। ओके, सो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। आप ये दो सम पे पहले अपना बेस बना लीजिए, हमारा कल के लेक्चर में सम्स पूरे खत्म हो जाएंगे, कि हमारा कल के लेक्चर में कंसोलिडेशन पूरा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा बैलेंस शीट का, और हम पीएनएल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।